दोस्तों, जो रुझान अब नतीजे में बदल रहे हैं, ये बिल्कुल तस्वीर साफ है कि बंगाल में बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई और न सिर्फ सत्ता तक पहुंची बल्कि अच्छे खासे नंबर से पहुंच रही है। क्योंकि जो रुझान अभी है वो नतीजों में बदल रहे हैं और एक बहुत बड़ी जीत ये बीजेपी के लिए है। लेकिन बीजेपी का सफर क्या इतना आसान था? बीजेपी ने कहां से शुरुआत की और कैसे पश्चिम बंगाल में ऐसा मुमकिन हो पाया, ऐसा संभव हो पाया कि पहली बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में वहां सत्ता पे पहुंच गई है और वहां पर अपनी सरकार बनाने जा रही है। दरअसल आपको ये बताते हैं कि लगभग ऐसा माना जा सकता है कि शून्य से बीजेपी ने वहां शुरुआत की थी। खासतौर से 1980 से लेकर 2000 तक की जो दशक है, उस दशक में बंगाल की राजनीति पर पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो हावी थी। अब जब ये सीपीआईएम का काफ़ी उस पर दबदबा था, कब्जा था, उसमें साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अलावा वाम मोर्चा जो था, जिसमें सीपीआई थी, सीपीआईएम था, सीपीआईएमएल था, ये तमाम पार्टियों का एक दबदबा था, मोर्चा। बीजेपी को 1 से 2% वोट भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से मिलते थे। उस दहाई की बात कर रहा हूँ। संगठन बहुत कमजोर था, बंगाल में उसका कोई बड़ा चेहरा नहीं था। ये तमाम वो फेजेस रहे हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल में। लेकिन धीरे धीरे कैसे बीजेपी ने अपनी वहां पैठ बनाई और उस वक्त जो है वो जो लड़ाई थी वो वाम बनाम कांग्रेस के बीच थी। क्योंकि वाम दलों ने वहां तकरीबन बीजेपी में, जैसा मैंने आपको बताया कि 7 टर्म तक वहां पर बंगाल की जनता ने वाम दलों को 7 टर्म तक वहां मौका दिया। तकरीबन 35 साल लगातार वाम दलों का शासन रहा था और जो मुख्य वहां पर उन दिनों जो मुकाबला होता था वाम दलों का कांग्रेस के साथ होता था। उसके बाद होता है ममता बनर्जी का उदय और 2000 से 2011 ममता बनर्जी का जो पीरियड रहा था, इसमें ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाकर, जो कांग्रेस से ही टूटकर एक शाख थी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम से बनी, और बीजेपी यहां जूनियर पार्टनर बनकर सीमित भूमिका में रही। जब टीएमसी का दौर शुरू हुआ 2011 में, फिर उसके बाद 2016 में, फिर 2021 में 3 टर्म वहां पर बीजेपी जो है वो एक बहुत ही छोटी पार्टी के तौर पे, यानी कि जब टीएमसी सत्ता में रही तब तक ममता वहां पर बीजेपी ने एक बार तो पार्टनरशिप में रही, उसके बाद फिर जो है वो अपनी जगह बनाना शुरू किया। और उसके बाद आप देखें कि किस तरह से धीरे धीरे पिछले चुनाव में आप देखें 2021 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी ने काफी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। और तब ये देखा गया था कि टीएमसी ही फाइटिंग कर रही है, जवाब में कोई है तो बीजेपी है। कांग्रेस बहुत एकदम वो फाइटिंग तक भी पोजीशन में नजर नहीं आ रही थी, ना वहां पर वाम दल। तो कैसे आखिर ये धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी हैं? पहले वाम दलों में और कांग्रेस पे वहां पर ये राजनीतिक जो है संघर्ष वो चल रहा था। 2011 में टीएमसी ने वाम को हरा दिया, ममता बनर्जी ने जो वाम मोर्चा था उसे हरा दिया, लेकिन बीजेपी अभी भी वहां पर हाशिए पर ही थी। यानी एक लंबा समय बीता जब वाम दलों का वहां पर शासन था, उसके बाद अगर कोई दूसरी पार्टी आई भी तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आ गई। अभी भी बीजेपी के लिए वहां पर गुंजाइश नहीं थी, 2011 की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां से क्या हुआ कि एक एंटी लेफ्ट स्पेस जो है वो उसका फायदा बीजेपी को निकला। चूंकि वाम दलों के बाद आप ये समझ लें कि 35 साल तक जब वहां पर वाम दल थे, उसके बाद जब वाम दलों को हरा करके वहां पर ममता बनर्जी ने अपनी पैठ बनाई, तो वाम दलों की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि जो विपक्ष था वो बिल्कुल माना जा सकता है कि खाली था विपक्ष का स्पेस। और यहीं से बीजेपी ने इसी खुले स्पेस में, आप यूँ समझ लें कि एक चटियल मैदान सा था जिसमें बीजेपी ने अपनी वहाँ पर अपने बीज बोए, अपने समर्थन का वहाँ से एक सिलसिला शुरू किया, अपनी कैडर बनाना शुरू किया या लोगों तक अपनी पार्टी के एजेंडे को पहुँचाना शुरू किया। तो ये जो खुला मैदान मिला, चूंकि वाम दल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो नेपथ्य में चले गए हों और कांग्रेस में ज़्यादा वहाँ पर उन दिनों एक्टिव नहीं थी। 2014 के बाद तेज़ उभार वहाँ पर हुआ है बंगाल में, खासतौर से नरेंद्र मोदी के उभार के साथ ही। तो नरेंद्र मोदी का जो उधार 2014 में हुआ था, उभार हुआ था, राष्ट्रीय फलक पर हुआ था। उसके बाद देखिए 2014 के बाद से बंगाल में खासतौर से सर काफी असर देखने को मिला। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर इस उभार के बाद बंगाल में भी बीजेपी ने जोर लगाया और 2014 की जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें वोट शेयर 17% चला गया और 2 सीटें भी हासिल की। ये वहां पर महसूस किया गया कि बंगाल में बीजेपी की जमीन जो है अब वो उपजाऊ हो गई है, इस तरह से समझा गया। रणनीति क्या थी? राष्ट्रीय मुद्दों को जगह देना, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वहां पहुंचना, राष्ट्रवाद पर पहचान बनाना, राष्ट्रवाद पर फोकस करना। और जो बीजेपी को आरएसएस का जो संगठन का जो विस्तार है उससे भी मदद मिलती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टीएमसी के खिलाफ मजबूत विपक्ष बनने की कोशिश पहले बीजेपी ने शुरू की और करके दिखाया। उसके बाद आप आइए 2019 में क्या हुआ? एक बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब 2019 लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें, जी हां 42 जो कुल सीटें हैं लोकसभा की, 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने हासिल की 2019 के लोकसभा चुनाव में। और वोट शेयर कहां पहुंच गया? 40% तक।
अब आप सोचिए 40% वोट शेयर का मतलब क्या है कि इसका मतलब बीजेपी ने अपनी जड़ें काफी मजबूत कर ली वहां पर। बीजेपी की जो राजनीति है, जो उनका एजेंडा है, या जो भी उनका अपना जो एक राजनीतिक जो पॉइंट ऑफ व्यू हो, उसको वहां लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। यही टर्निंग पॉइंट था जहां से बीजेपी को लगने लगा कि जब हम लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी 40% वोट हासिल कर सकती है, 42 में से 18 सीटें हासिल कर सकती है, तो व्हाई नॉट इन असेंबली इलेक्शन। यहां से वो टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी अचानक मुख्य विपक्ष बन गई और टीएमसी को सीधी चुनौती मिलने लगी। अब उसके बाद 2021 का विधानसभा चुनाव जो हुआ, यानी कि अभी जो आज अभी नतीजे आ रहे हैं, इससे ठीक 5 साल पहले 2021 का जो चुनाव हुआ था, 2021 के चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। ये कितनी थी? 77। और 77 से पहले कितनी सीटें थी? महज 3। तो आप सोचें कि 77 से पहले 3 सीटें विधानसभा में, तो 3 से सीधा 77 और 77 से सीधा 200 के पार। यह है बीजेपी की बंगाल में सियासी रफ्तार। टीएमसी 213 सीटें 2021 में हासिल कर चुकी थी। बीजेपी सत्ता में नहीं आई, लेकिन विपक्ष में उसने काफी मजबूत स्थिति दर्ज कराई। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो बंगाल में, चाहे वो महिलाओं सुरक्षा को लेकर के मुद्दा हो, चाहे वो आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप का मामला था, तमाम ऐसे मामले जिसको बीजेपी ने बहुत अच्छे से भुनाया, बहुत अच्छे से वो जनता तक पहुंची, लोगों तक पहुंची अपने मुद्दों के साथ। वो मुख्य विपक्षी पार्टी तो बनी चुकी थी, राज्य में मजबूत कैडर और वोट बेस भी खड़ा किया। बीजेपी की रणनीति क्या रही? बीजेपी की रणनीति में इसमें दो राय नहीं है कि बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने पोलराइजेशन पर थोड़ी अपना फोकस किया। बीजेपी ने यह देखा कि हमारा वोटर कौन हो सकता है। पहचान और धार्मिक मुद्दों पर वोट कंसोलिडेशन बीजेपी का एक एजेंडा कहा जा सकता है कि इन मुद्दों के सहारे उनका जो वोट कंसोलिडेशन है वो, या वोटर कंसोलिडेशन, वो बढ़ा। टीएमसी और वाम से नेताओं को शामिल करना, काफी बड़ी तादाद में टीएमसी के नेता भी बीजेपी में शामिल हुए, वाम दलों के भी कुछ नेता बीजेपी में शामिल हुए। तो इस तरह से उनको लीडरशिप भी वहां पर मिलती चली गई और कुछ चेहरे भी नए मिलते चले गए। साथ ही साथ सेंट्रल लीडरशिप का पुश जो था वो काफी कारगर रहा। बड़े नेताओं की रैलियां, बड़े नेताओं की बार बार वहां पर चुनावी कैंपेन, इसने बीजेपी को वहां बूथ स्तर तक काफी मजबूत कर दिया। और इस हद तक मजबूत कर दिया कि 3 के बाद 2021 में 77 सीटें और 2021 के 2026 में सीधे 200 के पार जो भी रुझानों में है। तो ये है बीजेपी की का सियासी सफर बंगाल में 0 से सत्ता तक। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी।